8वां चैप्टर बाधाओं को पार करना यहीं पर समाप्त होता है। चैप्टर 9 यानी कि 9 शुरू करना। काश ऐसा होता कि मैं कह सकता कि दौलत इकट्ठी करना मेरे लिए आसान रहा है, पर ऐसा नहीं था। तो इस सवाल के जवाब में कि मैंने किस तरह शुरू किया, मैं डे टू डे के हिसाब से अपने थॉट प्रोसेस को बताना चाहता हूं। बड़े डील्स को खोजना सचमुच आसान है, मैं आपसे ये वादा कर सकता हूं। ये मोटरसाइकिल चलाने की तरह है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको इसका पता ही नहीं चलता। जब पैसे की बात आती है तो अगर आप ठान लें तो थोड़ी देर डगमगाने के बाद आप संभल जाते हैं। जिंदगी में एक बार आने वाले करोड़ों डॉलर के डील्स को खोजने के लिए हमारे में फाइनेंशियल टैलेंट होना जरूरी है। मुझे भरोसा है कि हम सभी के अंदर एक फाइनेंशियल जीनियस होता है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा फाइनेंशियल जीनियस सोया हुआ होता है और उसे बुलाकर जगाने की जरूरत होती है। ये इसलिए सोया रहता है क्योंकि हमारे कल्चर ने हमारे अंदर ये संस्कार डाल रखे हैं कि पैसे का मोह सभी बुराइयों की जड़ है। इस कल्चर ने हमें प्रोफेशन सीखने के लिए तो एनकरेज किया ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें, पर हमें यह नहीं सिखाया कि पैसे से किस तरह अपने लिए काम करवाया जाए। इसने हमें अपने फाइनेंशियल फेलियर के बारे में चिंता न करना सिखाया है। जब हमारे काम के दिन खत्म होंगे तो गवर्नमेंट या हमारी कंपनी हमारी जिम्मेदारी संभाल लेगी, पर इसके लिए हमारे बच्चों को पैसा चुकाना होगा जो उसी स्कूल सिस्टम में एजुकेट होते हैं। मैसेज ये है कि कड़ी मेहनत करो, पैसे कमाओ और इसे खर्च कर दो। और अगर हमारे पास पैसा कम हो तो हम हमेशा कर्ज तो ले ही सकते हैं। दुर्भाग्य से वेस्टर्न सोसाइटी के 90% से ज्यादा लोग इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जॉब ढूंढना और पैसे के लिए काम करना ज्यादा आसान होता है। अगर आप इस भीड़ में से एक नहीं हैं तो मैं आपके फाइनेंशियल जीनियस को जगाने के लिए नीचे लिखे 10 स्टेप्स दे सकता हूं। मैं आपको सिर्फ वही स्टेप्स बता रहा हूं जिन पर मैं चला हूं। अगर आप इनमें से कुछ पर चलना चाहते हैं तो बहुत अच्छा, अगर आप इन पर नहीं चलना चाहते तो आप खुद के स्टेप्स बना लें। आपका फाइनेंशियल जीनियस इतना स्मार्ट होता है कि आप अपनी खुद की लिस्ट बना सकते हैं। जब मैं पेरू में था तो 45 साल के सोने की खुदाई करने वाले से मैंने पूछा उसे इतना भरोसा क्यों है कि उसे सोने की खान मिल जाएगी। उसने जवाब दिया, सोना तो हर जगह है, ज्यादातर लोगों की आंखें इसे देख नहीं पाती। और मैं ये कहूंगा कि ये सच है। रियल एस्टेट बाजार में मैं बाहर जा सकता हूं और 4 या 5 प्रॉमिसिंग डील कर सकता हूं, जबकि एवरेज आदमी बाहर जाकर खाली हाथ लौट सकता है, जबकि हम दोनों एक ही इलाके में जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने फाइनेंशियल जीनियस को डेवलप करने के लिए समय नहीं दिया है। मैं आपको आगे 10 स्टेप्स बता रहा हूं जो भगवान द्वारा दी गई ताकतों को डेवलप करने का प्रोसेस है। ये ऐसी ताकतें हैं जिन्हें सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हैं। 1, मुझे हकीकत से बड़ा कारण चाहिए, आत्मा की शक्ति। अगर आप ज्यादातर लोगों से पूछेंगे कि क्या वे अमीर या फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे तो वे हां कहेंगे, पर फिर हकीकत हावी हो जाती है। ये सड़क बहुत लंबी नजर आती है और इस पर बहुत सी रुकावटें भी दिखती हैं जिन्हें पार करना होगा। इसकी तुलना में यह ज्यादा आसान लगता है कि आप पैसे के लिए काम करें और बचे हुए पैसे अपने ब्रोकर को दे दें। मैं एक बार एक यंग औरत से मिला जिसने अमेरिका की ओलंपिक टीम तैयार करने के सपने देखे थे। हकीकत यह थी कि उसे रोज सुबह 4 बजे उठना पड़ता था ताकि स्कूल जाने के पहले वो 3 घंटे तक तैर सके। शनिवार की रात को वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में भी नहीं जाती थी। उसे हर एक की तरह पढ़ाई करके अपने टेस्ट के रिजल्ट पर भी ध्यान देना होता था। जब मैंने उससे पूछा कि उसकी सुपर ह्यूमन एम्बिशन और बलिदान के पीछे क्या कारण है, तो उसने यही कहा, मैं इसे अपने लिए करती हूं और उन लोगों के लिए जिनसे मैं प्यार करती हूं। प्रेम ही मुझे सभी बाधाओं और बलिदानों के लिए तैयार करता है। हम क्या चाहते हैं और हम क्या नहीं चाहते, इनका तालमेल भी एक कारण या गोल हो सकता है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अमीर होने की इच्छा के पीछे मेरा कारण क्या था, तो ये गहरी इमोशनल इच्छाओं और अरुचियों का कॉम्बिनेशन है। मैं कुछ की लिस्ट बताऊंगा, पहले तो अपनी अरुचियों की, क्योंकि उन्हीं के कारण इच्छाएं पैदा होती हैं। मैं सारी जिंदगी जॉब नहीं करना चाहता था। मैं वो नहीं चाहता था जो मेरे माता पिता चाहते थे, यानी जॉब सिक्योरिटी और
सबब में एक घर में एक एम्प्लॉय नहीं बने रहना चाहता था। मुझे इस बात से बहुत नफरत होती थी कि मेरे डैडी अपने करियर में इतने बिजी रहते थे कि वो मेरे फुटबॉल मैच देखने भी नहीं आ पाते थे। मेरे डैडी सारी जिंदगी कड़ी मेहनत करते रहे और गवर्नमेंट ने उनकी मौत पर उनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा ले लिया। मुझे इस बात से भी नफरत होती थी। अपनी मौत के बाद वे अपनी मेहनत की कमाई को अपने वारिस के लिए नहीं छोड़ पाए। अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे कड़ी मेहनत करते हैं और अपने बच्चों के लिए ढेर सारा पैसा छोड़ जाते हैं। अब इच्छाओं की बात, मैं दुनिया घूमना चाहता हूं और जिंदगी को मनचाहे तरीके से जीना चाहता हूं। मैं ऐसा अपनी ही जवानी में कर लेना चाहता हूं। मैं सिर्फ आजाद होना चाहता हूं। मैं अपने समय और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पैसा मेरे लिए काम करे। ये मेरे गहरे छुपे हुए इमोशनल कारण है। आपके पास क्या कारण है? अगर वे बहुत ताकतवर नहीं है तो रास्ते में आगे निकलने वाली हकीकत आपके कारणों पर हावी हो जाएगी। मैंने कई बार पैसा गंवाया है और कई बार फिर से शुरू किया है, पर क्योंकि मेरे पास गहरे इमोशनल कारण थे, इसलिए मैं हर बार उठ खड़ा हुआ हूं और आगे बढ़ चला हूं। मैं 40 साल की उम्र तक आजाद होना चाहता था, पर इसमें मुझे 7 साल ज्यादा लग गए और मैं आखिरकार 47 साल की उम्र में आजाद हो सका। और बीच में मुझे कई सीखने वाले एक्सपीरियंस मिले। जैसा मैंने कहा है, काश मैं कह सकता कि यह आसान था। ये बिल्कुल आसान नहीं था, पर यह मुश्किल भी नहीं था। लेकिन बिना दमदार कारण या गोल के जिंदगी में हर चीज मुश्किल होती है। अगर आपके पास कोई दमदार कारण नहीं है तो आगे बढ़ने में कोई समझदारी नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। नंबर 2, मैं हर दिन ऑप्शन चुनता हूं। चॉइस यानी चुनने की ताकत, ये मेन कारण होता है कि लोग एक आजाद देश में रहना चाहते हैं। हमें चुनने का अधिकार चाहिए। फाइनेंशियल रूप से जब हमारे हाथ में एक भी डॉलर आ जाता है तो ये हमारे हाथ में होता है कि भविष्य में अमीर, गरीब या मिडिल क्लास बनने का ऑप्शन चुने। हमारी खर्च करने की आदतें बताती हैं कि हम कौन हैं। गरीब लोगों की खर्च करने की आदतें गरीबी की होती हैं। बचपन में मुझे यह फायदा मिला कि मुझे मोनोपोली खेलना बहुत पसंद था। किसी ने मुझे यह नहीं बताया था कि मोनोपोली सिर्फ बच्चों के लिए है, इसीलिए बड़े होने के बाद भी मैं इसे खेलता रहा। मेरे पास एक अमीर डैडी भी थे जो मुझे एसेट और लायबिलिटी के फर्क को समझाते रहे। तो बहुत समय पहले अपने बचपन में ही मैंने अमीर बनने का ऑप्शन चुना और मैं जानता था कि मुझे सिर्फ इतना ही करना था कि रियल एसेट को इकट्ठा करना था। मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक को एसेट वाला कॉलम विरासत में मिला था, पर उसे इसे बनाए रखना सीखना था। कई अमीर परिवार अपनी प्रॉपर्टी को अगली पीढ़ी में सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि उनकी देखरेख के लिए किसी को ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ज्यादातर लोग अमीर न बनने का ऑप्शन चुनते हैं। 90% लोगों के लिए अमीर बनना बहुत झंझट का काम है, तो वे इस तरह की कहावतें इजाद कर लेते हैं। पैसे में मेरी कोई रुचि नहीं है, या मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, या फिर मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो मैं जवान हूं, या मेरे पति या मेरी पत्नी ये फाइनेंशियल पहलू को संभालते या संभालती हैं। इन बातों के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये बोलने वाले से 2 चीजें लूट लेते हैं। एक तो है समय, जो आपका सबसे कीमती एसेट है, और दूसरा एजुकेशन। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आप ये बहाना नहीं बना सकते कि आप इस कारण नहीं सीख पाए। पर ये ऑप्शन हम हर रोज चुनते हैं। ये ऑप्शन कि हम अपने समय, अपने पैसे और अपने एजुकेशन के साथ हर दिन क्या करते हैं, यही ऑप्शन चुनने की ताकत है, यानी पावर ऑफ चॉइस। हम सभी के पास चॉइस होती है। मैं अमीर बनने का ऑप्शन चुनता हूं और मैं ये चॉइस रोज करता हूं। पहले एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। असल में आपके पास जो इकलौती असल एसेट है वो है आपका दिमाग, जो आपका सबसे पावरफुल टूल है। जैसा मैंने चॉइस की ताकत के बारे में कहा है, थोड़े बड़े हो जाने के बाद हम में से हर एक के पास ये चॉइस मौजूद होती है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं। आप सारा दिन एमटीवी देख सकते हैं, या गोल्फ मैगजीन पढ़ सकते हैं, या सिरेमिक्स की तलाश में जा सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की क्लास में भी जा सकते हैं। चॉइस आपकी होती है। ज्यादातर लोग बस इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, पर इसके पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज हासिल करने के लिए जरा भी पैसे खर्च नहीं करते। मेरी एक दोस्त है जो कि एक अमीर औरत है।
अभी हाल ही में उनके घर पर चोरी हो गई। चोर उनके घर से टीवी और वीसीआर ले गए और किताबें जैसी की तैसी छोड़ गए। और हम सभी के पास इस तरह के ऑप्शन मौजूद होते हैं। एक बार फिर दोहरा दें, 90% लोग टीवी सेट खरीदते हैं और सिर्फ 10% लोग बिजनेस पर किताबें या फिर इन्वेस्टमेंट टेप खरीदते हैं। अब मैं क्या करता हूं? मैं सेमिनार में जाता हूं। मैं ऐसे सेमिनारों को पसंद करता हूं जो कम से कम 2 दिन लंबे हों, क्योंकि मैं सब्जेक्ट में पूरी तरह से डूब जाना चाहता हूं। 1973 में मैं टीवी देख रहा था और एक आदमी मेरे घर आया। वो 3 दिन के सेमिनार का ऐड कर रहा था कि किस तरह पैसा न होते हुए भी रियल एस्टेट खरीदी जा सकती है। मैंने $385 खर्च किए और उस सेमिनार की टीचिंग मेरे इतने काम आई कि मैंने उससे कम से कम $20 लाख कमाए होंगे। पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इससे मुझे नया जीवन मिला। मुझे जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा और इसका कारण होगा वो एक सेमिनार। मैं हर साल कम से कम ऐसे 2 सेमिनारों में जाता हूं। मैं ऑडियो टेप भी पसंद करता हूं, कारण कि मैं उन्हें तुरंत पीछे यानी कि रिवाइंड कर सकता हूं। मैं पीटर लिंच के टेप को सुन रहा था और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे मैं पूरी तरह से असहमत था। हठी और क्रिटिकल यानी कि जिद्दी और क्रिटिकल होने के बजाय मैंने रिवाइंड बटन दबा दिया और उस 5 मिनट के पीस को, ऑडियो पीस को कम से कम 20 बार सुना, शायद इससे भी ज्यादा बार। पर अचानक मेरे दिमाग को खुला रखने से मैं समझ गया कि उन्होंने वो बात क्यों कही थी। ये जादू की तरह था। मुझे ऐसा लगा कि मैंने हमारे समय के सबसे बड़े इन्वेस्टर के दिमाग की एक खिड़की खोल ली थी। उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस की गहराई में मुझे बहुत ज्यादा गहराई और सीख मिली। इसका नतीजा यह हुआ कि मैं अब भी अपने पुराने तरीके से सोच सकता हूं और मेरे पास उसी प्रॉब्लम या सिचुएशन को देखने का पीटर का तरीका भी मौजूद होता है। मेरे पास एक आइडिया होने के बजाय 2 आइडिया होते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करने का एक तरीका और जिसे जानना वैल्यूएबल है। आज मैं अक्सर कहता हूं कि पीटर लिंच इसे किस तरह करेंगे, या डोनाल्ड ट्रंप या वॉरेन बुफे या जॉर्ज सोरोस। मेरे पास उनके मेंटल स्ट्रेंथ तक पहुंचने का रास्ता यही है कि मैं उनकी कही हुई बातों को सुनूं या उनकी लिखी हुई बातों को पढूं। जिद्दी या क्रिटिकल लोग अक्सर कम सेल्फ एस्टीम वाले होते हैं, जो रिस्क उठाने से डरते हैं। अगर आप कुछ नया सीखते हैं तो अपने सीखे हुए ज्ञान को पूरी तरह से समझने के लिए आपको कुछ गलतियां भी करनी पड़ती हैं। अगर आपने यहां तक पढ़ लिया है तो एक बात तो तय है कि आप जिद्दी नहीं हैं। जिद्दी लोग किताबें कम ही पढ़ते हैं या टेप कम ही खरीदते हैं। उन्हें इनकी क्या जरूरत है? वे यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट हैं। ऐसे बहुत से बुद्धिमान लोग होते हैं जिनके सामने अगर कोई ऐसा नया विचार आ जाए जो उनके सोचने के तरीके से अलग होता है तो वे बहस करने लगते हैं। इस प्रोसेस में उनकी सो कॉल्ड बुद्धि उनकी जिद के साथ मिलकर अज्ञान बन जाती है। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं या जो मानते हैं कि वे बहुत स्मार्ट हैं, पर उनकी बैलेंस शीट अलग ही तस्वीर दिखाती है। जो इंसान असल में बुद्धिमान होता है वो नए विचारों का स्वागत करता है, क्योंकि नए विचार पहले के विचारों के साथ मिलकर अद्भुत कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुनना। अगर ये सही नहीं होता तो भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह नहीं दिए होते। बहुत से लोग अपने मुंह से सोचते हैं और सुनते समय नए विचारों और पॉसिबिलिटीज को समझने की कोशिश ही नहीं करते। सवाल पूछने के बजाय वे बहस करने लगते हैं। मैं अपनी दौलत के बारे में लॉन्ग टर्म नजरिया रखता हूं। मैं फटाफट अमीर बनने की मानसिकता में भरोसा नहीं करता, जो ज्यादातर लॉटरी खेलने वालों या कैसीनो के जुआरियों में पाई जाती है। मैं शेयर खरीद सकता हूं, शेयर बेच सकता हूं, पर मैं एजुकेशन के मामले में दूर की सोच रखता हूं। अगर आप एक एरोप्लेन उड़ाना चाहते हैं तो मैं पहले आपको इसे सीखने की सलाह देना चाहूंगा। मैं ऐसे लोगों को देखकर हमेशा शॉक्ड रह जाता हूं जो स्टॉक या रियल एस्टेट खरीदते हैं पर अपनी सबसे बड़ी दौलत में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करते, जो कि उनका दिमाग है। सिर्फ 1 या 2 घर खरीद लेने से आप रियल एस्टेट के फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन जाते। नंबर 3, अपने दोस्तों को सावधानी से चुनें। साथ रहने की ताकत। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि अपने दोस्तों को उनकी अमीरी के हिसाब से मैं नहीं चुनता हूं। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने गरीबी में जीने की कसम खाई है, और ऐसे भी दोस्त हैं जो हर साल करोड़ों कमाते हैं। मुद्दे की बात यह है कि मैं उन सभी से सीखता हूं
और मैं पूरा मन लगाकर उनसे सीखने की कोशिश करता हूं। मैं ये मानता हूं कि मैंने अमीर लोगों की तलाश की है, पर मेरी नजर उनकी दौलत पर नहीं बल्कि उनकी नॉलेज पर थी। कई मामलों में ऐसे अमीर लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए, जबकि कई बार ऐसा नहीं हुआ। पर मैं आपको एक फर्क बताना चाहूंगा। मैंने ये पाया है कि मेरे पैसे वाले दोस्त पैसे के बारे में बात करते हैं, और मेरा मतलब ये नहीं है कि उन्हें पैसे का घमंड है। वे इस टॉपिक में रुचि रखते हैं, इसलिए मैं उनसे सीखता हूं और वे मुझसे। मेरे वे दोस्त जो फाइनेंशियल दलदल में फंसे हुए हैं, वे पैसे, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। उनकी नजर में ऐसा करना मूर्खता या बेईमानी होता है। इसीलिए मैं अपने गरीब दोस्तों से यह सीखता हूं कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए।